नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जानवर से संबंधित हर बार हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं दोस्तों, तो जानवर से संबंधित सारी जानकारियों का होना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इन्हीं जानवरों से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर हैं कभी कभी सलाद से पूछ लेते हैं, कभी हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ से पूछ लेते हैं, कभी हाथी से संबंधित, कभी मधुमक्खियों से, कभी सांपों से और कभी शेर से। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, मज़ेदार सेशन होने वाला है। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी 91 में कुछ बैचेस ये स्टार्ट हो चुके हैं। आपके हिंदी का यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और यूसी नेट का आप सभी ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों सर्वप्रथम आज हम अपने ये गजराज, आप जानते हैं इनको महारथी है, महान हाथी दोस्तों भगवान गणेश की सवारी है। तो इन गजराज के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, क्योंकि सीटेट में इस बार देखा गया और यूपी टेट में भी दोस्तों इन गजराज से हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः, जय श्री गणेश। आइए दोस्तों हाथी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाथी जो होता है दोस्तों, ये एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम खाना खा लेता है। अरे भाई साहब, यानी कि 1 कुंटल, 1 कुंटल खाना खा लेते हैं हाथी महोदय हमारे गजराज जी। यानी कि कितना, 100 केजी दोस्तों, एक दिन में 100 केजी भोजन ग्रहण कर लेता है ये हमारा हाथी दोस्तों। और हाथी बहुत ही कम आराम करता है। जैसे हमें लगता होगा दोस्तों भारी शरीर वाला है, भारी हैवी शरीर है, बहुत ही विशालकाय शरीर है, तो ये आराम भी बहुत करता होगा, सोता भी बहुत होगा। पर दोस्तों हमारा ये सोचना गलत है, बिल्कुल गलत है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है दोस्तों। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यह एक दिन में केवल 2 घंटा या 4 घंटा सोता है। कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि हाथी कई घंटे सोता है। अब हम ये सोचते हैं कि उसमें ऑप्शन में 10 घंटा रहेगा, 12 घंटा, 15 घंटा, 2 घंटा। तो हम ये सोचेंगे कि अरे यार भारी शरीर वाला है, सोता जरूर 10 घंटा होगा, 15 घंटा, 24 घंटा। तो हम तुरंत 10 घंटा या 12 घंटा अधिक वाला मार देते हैं ऑप्शन, और हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अब आप ऑप्शन मत गलत करिए, क्योंकि आपके रत्नेश सर ने आपको समझा दिया भारी शरीर का है। तो ये मत सोचिए कि ज़्यादा सोता है, बहुत ही कम सोता है, 2 से 4 घंटे। अब दोस्तों ये हो गया। अब हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। अब दोस्तों जहां आपको ठंडक मिले, शीतलता मिले, आप वहीं न जाएंगे। तो उसी तरह से जो हाथी होता है, उसे दोस्तों जहाँ ठंडक और शीतलता प्राप्त होती है, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? वो पानी में पहुँच जाता है, कीचड़ में खूब खेलता है दोस्तों। कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पे व्यतीत करता है। जहाँ उसको आनंद मिलेगा वहीं तो व्यतीत करेगा। जैसे हम आप हैं, जहाँ हमें आनंद मिलता है हम वहीं व्यतीत करते हैं समय। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसका फायदा भी है दोस्तों। भगवान ईश्वर ने हमें जिस प्रकार से बनाया है, तो उन हर चीज़ों का एक कुछ न कुछ फायदा है। जैसे हाथ हैं, भोजन करने के लिए दिए हैं, तो इन सारी चीज़ों, हर चीज़ दोस्तों, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हर जानवर के भी प्रत्येक अंग उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हाथी के कान बड़े बड़े हैं, पर वो काम किस लिए आते हैं? कान पंखे की तरह होते हैं। किसकी तरह? पंखे की तरह कार्य आते हैं दोस्तों। अधिक गर्मी पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा प्राप्त करता है। सोचिए, उसका पंखा उसके कान शरीर में ही लगा रहता है दोस्तों, तुरंत हवा, यानी गर्मी लगी तुरंत हवा। हाँ सोचिए, आपके शरीर में ही पंखे लगे हुए हैं, यानी हाथी के शरीर में ही पंखे लगे होते हैं उसके कान के रूप में दोस्तों। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। जो दोस्तों जो हाथी का झुंड होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनी होती है और बच्चे होते हैं। जो हाथी होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो मेल होता है, वो उसमें नहीं रहता वो दोस्तों। और वो वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि हाथियों के झुंड में कौन नहीं रहता। ऑप्शन दे सकता है हथनी, बच्चे और हाथी या वयस्क।
या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि वयस्क हाथी जो होता है वो नहीं होता दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं। जानना जरूरी है कि हाथी के झुंड में आखिर होते कौन कौन है। तो हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां होती है और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं दोस्तों, उनका चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी यानी जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा सरदार, जो बड़ा सबसे सबसे एजेड, वही उनका सरदार होता है दोस्तों। यानी हथनी पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है, लीडर होती है दोस्तों। क्या होती है, लीडर होती है। जो सबसे बड़ा सबसे एज में होता है तो वही क्या होता है, लीडर होता है, नेता होता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड कर छोड़कर अकेले रहने लगता है। जो हाथी होता है दोस्तों, जैसे बस 14 से 15 साल तक हम झुंड में रहेगा दोस्तों, अपना खाएगा पिएगा, जैसे ही बच्चे हुए उसके बाद हाथी चला जाता है दोस्तों। फिर वह बाद में फिर दोस्तों 14 से 15 साल के बाद, 14 से 15 साल बस रहता है, उसके बाद चला जाता है। फिर दोस्तों समय जब आता है उसका तो फिर आता है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये स्टडी 91 में दोस्तों, स्टडी 91 में ये दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं अपनी हिंदी वीडियो पेट कॉम्बो और आर की, आप सभी ले सकते हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं है, सभी ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर दिया है। कोई दिक्कत परेशानी तो बुमा। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये महान आत्मा, दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये हमें आगे पे अटैक कर देंगे महापुरुष। तो दोस्तों ये महान आत्मा हमारा जो क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन है, हमारा राष्ट्रीय पशु दोस्तों। राष्ट्रीय पशु क्या, राष्ट्रीय पशु बाघ। कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु बाघ है हमारा। कौन है भैया, बाघ, टाइगर। दोस्तों सबसे फुर्तीला, सबसे तेज, सबसे यानी कि आप सोच सकते हैं विशाल, और सबसे दोस्तों माना जाता है स्ट्रॉन्ग। सबसे टाइगर को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सबसे दोस्तों फुर्तीला माना जाता है, फुर्तीला जानवर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्या पता है दोस्तों, इसकी पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर माना गया था। फर्स्ट कौन माना, शेर, हमारे जंगल के राजा को दोस्तों राष्ट्रीय पशु माना गया। पर इसकी दोस्तों फुर्ती यानी इसके शरीर को देखते हुए, इसके यानी कि शक्ति को देखते हुए दोस्तों इसको राष्ट्रीय पशु फिर घोषित किया गया दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में जानते हैं कब इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 1972 में दोस्तों 1972 ईस्वी में टाइगर को राष्ट्रीय पशु के तौर पर घोषित किया था। कब, 1972 में दोस्तों टाइगर को दोस्तों राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। और 1972 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1972 में ही दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी हुई थी और 1972 में ही बाघ को राष्ट्रीय पशु की पदवी मिली थी। और दोस्तों किसी भी बड़े जानवर को बचाने की महती परियोजना थी, यानी वो राष्ट्रीय जो आपकी प्रोजेक्ट टाइगर की योजना थी जो शुरुआत हुई थी, उसमें जानवरों को बचाना, सेफ और सुरक्षित उन्हें हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये मेन उद्देश्य था प्रोजेक्ट टाइगर का। राष्ट्रीय बाघ तेंदुआ टाइगर्स धारीदारी जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम और चर्म का कोट होता है। इसका क्या बनता है, कोट बनता है होता है, जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती हैं। लवटता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया। अपार शक्ति होती है, अपार फुर्तीला होता है दोस्तों, इसीलिए शेर को हटाकर इसे दोस्तों राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। सर्वाधिक जो बाघ होते हैं वो पाए जाते हैं एमपी के यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ आपका जो सुंदरवन डेल्टा होगा, आपने वहाँ भी देखा होगा, वहाँ भी पाया जाता है। सुंदरवन बाघ जो है दोस्तों आपका जंगल, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघ के शरीर पर काली एवं पीली धारियां पाई जाती हैं। वो दोस्तों किस रूप में पाई जाती हैं, वो उनके बालों का डिजाइन होता है। दोस्तों कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो काली धारियां होती हैं उनका कारण क्या होता है, तो वो बालों का रंग उनका काला होता है दोस्तों, इस वजह से वो धारियां दिखाई देती हैं, वो कलर दिखाई देता है, तो वो बालों का रंग होता है दोस्तों, ठीक है। बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग अलग रंग बालों के कारण से होता है और जलवायु और वातावरण से नहीं। कोई जलवायु या वातावरण से नहीं कि भाई जलवायु वातावरण इस तरह से, इसीलिए शेर के जो धारी धारी बनी होती है, आपके मन में प्रश्न होता होगा कि आपके यार ये इसके धारी धारी कैसे बनी है पीला पीला। तो दोस्तों वो कोई वातावरण के कारण परिवर्तित नहीं होता, कोई वातावरण के कारण उस पर निशान नहीं बना है,
वो उसके बालों का रंग है ऐसे दोस्तों, किसके बालों के कारण, किसके कारण, बालों के कारण। याद रखिएगा सीटेट में पूछा गया, बाघ समूह में रहता है और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं, वो पूरा एक झुंड बना के रहते हैं दोस्तों। शेर क्या होता है, कहा नहीं जाता, शेर दोस्तों झुंड में शिकार करता है। शेर जो है दोस्तों क्या होता है, जो टाइगर होता है, शिकार तो दोस्तों अकेला करता है, पर वो झुंड में रहते हैं। जैसे कहा जाता है शेर अकेला शिकार करता है, पर रहते हैं दोस्तों झुंड में, क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं और 10-12 भाग रहते हैं। और बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करती है, बाघिन करती है, यानी फीमेल दोस्तों इसके संपूर्ण संभाली रहती है। और बाघ को नर बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है दोस्तों। इसमें भी जो नर होता है वो 3 से 4 वर्ष के बाद वह बच्चा छोड़ देता है। और बाघ को जन्म के समय बच्चे 2 से 2.5 केजी का होता है, कितना से 2 से 2.5 केजी का जो उसका बच्चा होता है, 2 किलो से 2.5 केजी का होता है दोस्तों। बाघ की दहाड़ हम सभी आप जानते हैं कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, बहुत ही तेज दहाड़ता है दोस्तों, सोचिए 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और दोस्तों बाघ अंधेरे में अपनी मूंछों के माध्यम से, जो उसकी मूंछ होते हैं उसके माध्यम से रास्ता बना लेता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देखता है। सोचिए दोस्तों, मनुष्य से 6 गुना अधिक वो अंधेरे में देखता है। तो दोस्तों सोचिए, बाघ हमारे अंधेरे में आसानी से हमारा शिकार कर सकता है, हमारा ही नहीं किसी भी जानवर का बहुत ही आसानी से शिकार कर सकता है, क्योंकि उसकी अंधेरे में भी देखने की शक्ति हमसे कितनी होती है, 6 गुना होती है। सोचिए तो उसको कितना साफ दिखाई देता होगा अंधेरे में भी दोस्तों। तो ये हमारे बाघ जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। और बात की जाए तो बाघ जंगल में पत्तियों में सरसराहट या हिलने के कारण दूर से ही पहचान जाता है कि पत्तियों या हिलने सरसराहट किसी भी जीव के आने के कारण या हवा के कारण बाघ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बाघ के कान कई दिशाओं में, चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। जो बाघ के कान होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चारों दिशाओं में दोस्तों गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इधर उधर वो घूम कर सकता है। और दोस्तों वो यानी कि हवा की रुख से, कहते नहीं जैसे हवा का रुख हुआ, पत्तों की सरसराहट से वो जान जाता है कि कौन सा जानवर किधर है और आवाज़ किधर से आ रही है दोस्तों। इतना फुर्तीला होता है बाघ। और बाघों की आबादी तेजी से घट रही है, इसका मुख्य कारण बाघों का अवैध शिकार एवं प्राकृतिक आवास का विनाश है। तो दोस्तों जो हमारे वन कटाव हो रहे हैं ये प्रमुख कारण है कि हमारे बाघों की दोस्तों जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और दोस्तों जो बाघ हैं, बाघों का लोग शिकार करते हैं, इस वजह से भी बाघ का बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं, क्योंकि बाघ की जो खाल होती है दोस्तों वो बहुत कॉस्टली जाती है। बाघ की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1973 में, अभी मैंने आपको बताया, टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है, उन्हीं के संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं इस बब्बर शेर की। शेर को आप देख रहे हैं दोस्त, इस शेर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या है इस शेर के बारे में। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि दोस्तों शेर को पहले राष्ट्रीय पशु माना जाता था, बाद में दोस्तों 1972 में दोस्तों क्या कहते हैं, शेर को उसको हटाकर बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया। पर दोस्तों शेर से भी संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। शेर भूरे रंग का होता है, कि नहीं भूरे रंग का होता है, और इसे क्या कहना है, जंगल का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंगल का राजा होता है दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत शक्तिशाली होता है और इसकी दहाड़ बहुत ही दोस्तों क्या होती है, बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी मानी जाती है दोस्तों। अभी आपके ये हो कि आपके गांव में एक हाथी आ गया है, एक चीता घुस गया है, आप उतने डरेंगे नहीं, आप उतने घबराएंगे नहीं। पर जैसे ही आप सुनेंगे कि अरे गांव में शेर घुस गया है, शेर का नाम ही दोस्तों इतना वो होता है कि उसका डर ही इतना वो होता है कि आप सुन के दोस्तों घर से बाहर ही नहीं निकले। हाथी और चीता एक बार घर से बाहर निकल सकते हैं, पर अगर शेर का नाम सुन लिया आपने तो उतना उसका डर होता है। सोचिए तो वो दोस्तों जो जंगल का राजा होता है वो पूरे जंगल पे राज जो करता है उस डर के कारण ही राज करता है, क्योंकि शेर का डर जो होता है दोस्तों वो उसकी आवाज़ से प्रतीत होता है। जो आवाज़ जो वो निकालता है दोस्तों तो सारे जानवर भयभीत हो जाते हैं। अगर आप कभी चिड़ियाघर में गए हो तो अगर आपने शेर की आवाज़ सुनी है दोस्तों तो बहुत ही भयानक और बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होती है। भारत में सर्वाधिक शेर गिरी राष्ट्रीय उद्यान यानी गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, गुजरात में पाए जाते हैं। शेर समूह में रहते हैं और शेरों को एक समूह में कितने 10 से 12 शेर और शेरनी और बच्चे रहते हैं। समूह का नेतृत्व दोस्तों यहाँ भी शेरनी करती है, बाघों का भी शेरनी करती थी और शेरों का भी शेरनी करती है। शेर अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करता है। किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा करता है। शेर की अंधेरे में देखने की शक्ति मनुष्य से 6 गुना होती है दोस्तों, 6 गुना शेर की भी होती है और बाघ की भी 6 गुना होती है। ये दोनों मिल रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि 6 गुना मनुष्य से अधिक देखने की अंधेरे में यानी रात्रि में इनकी शक्ति समान होती है। नेक्स्ट है दोस्तों
अब आप बात करते हैं हमारे मोर के बारे में, यानी राष्ट्रीय पक्षी मोर। दोस्तों इसके बारे में भी बहुत जानकारी, हमारा भारत में सबसे सुंदर पक्षी माना जाता है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, और इसलिए इसको दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। कब घोषित किया गया? मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को दोस्तों 1963 को दोस्तों भारत को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है दोस्तों, जो आपको जानकारी देना चाहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि भारत के साथ साथ म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है दोस्तों। और फैशिनाइडाई परिवार के सदस्य मोर को वैज्ञानिक नाम, यानी उसका वैज्ञानिक नाम दिया था पाओक्रिस्टस। दोस्तों पूछा जा सकता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा है यूपी टेट में, पाओक्रिस्टस याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में से ब्लू पीफॉल अथवा पीकॉक भी कहते हैं। और दोस्तों भारतीय मोर पाओक्रिस्टस भारत की राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार के पक्षी अंक होते हैं। आकृति पंखों की आंखें के नीचे सफेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। दोस्तों मोर अपनी सुंदरता के कारण जब वो पंख फैला के नाचता है दोस्तों, तो वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है, देखने लायक दृश्य होता है, मन मत मुग्ध हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक काश हरा 200 लंबे पंखों का मुख्य गुच्छा होता है। सोचिए दोस्तों, लगभग पूछा जा सकता है कितने पंख हो सकते हैं, तो 200 लगभग पंखे गुच्छे के होते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं दोस्तों सांपों की, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये आपके किंग कोबरा और अजगर दिख रहे हैं आपको, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सांपों से भी संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सांप एक रेंगने वाला सरीसृप प्रजाति का है दोस्तों। किस प्रजाति का है? सरीसृप प्रजाति का जीव है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों भारत में कुल कितने प्रकार के सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाग या किंग कोबरा, करैत सांप, अफई या दुबैया। ये दोस्तों 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बहुत ही खतरनाक होते हैं सांप दोस्तों। अगर जहरीले सांप, जैसे कहा जाता है कि अगर किंग कोबरा ने आपको काट लिया तो आपका मरना तय है दोस्तों, फिर आप नहीं बच सकते, क्योंकि किंग कोबरा दोस्तों, जो कोबरा होता है, सबसे जहरीला सांप माना जाता है। सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, जिनके माध्यम से सांप विष या जहर को किसी भी जीव के अन्य जीवों में प्रवेश करवाता है। दोस्तों जो सांप के 2 विषैले दांत होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से दोस्तों जो विष होता है वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। वो इन्हीं से 2 दांतों के माध्यम से जहर का दोस्तों क्या करते हैं? विस्तारण करते हैं, आप में दोस्तों फैलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सांप काटने की दवा सीरम सांपों के जहर से ही बनाया जाए। दोस्तों कहा था, एक आपने कहावत सुनी होगी कि जहर को जहर ही काटता है। उसी तरह से सांपों के जहर की दवा दोस्तों जो बनती है वो भी सांपों के जहर से ही बनती है। वही बात दोस्तों यहाँ दोहराई गई, वही बात इसीलिए कही गई कि जहर को जहर ही काटता है। और सांपों के दांत होते हैं, लेकिन वो अपने भोजन या शिकार को सीधा निगल जाता है। कभी भी वो अपने जहर का प्रयोग नहीं करता उन पे, बस सीधा क्या करता है दोस्तों, उन्हें निगल जाता है। क्या पकड़ा और उन्हें क्या किया? निगल जाता है दोस्तों। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सांप है जो घोंसला बना के अपने अंडे देता है या अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, तो वो है दोस्तों नाग यानी किंग कोबरा। दोस्तों क्या है? किंग कोबरा, नाग भी आप कर सकते हैं। सांपों को किसान का मित्र भी कहा जाता है। दोस्तों सांपों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि जो हमारी खाद या फसलें होती हैं, तो चूहे दोस्तों हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो सांप होते हैं, चूहों का उनकी फेवरेट डिश मानी जाती है, तो चूहों का शिकार बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं। तो दोस्तों जिससे कि हमारा किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर होता है। कौन होता है? अजगर होता है। आप जानते हैं दोस्तों, अनाकोंडा बहुत ही बड़ा अजगर होता है, माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक सांप विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक सांप आपसे पूछा जा सकता है तो कहाँ मिलता है भाई? विषुवत रेखीय रेखा पे मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हांगकांग के लोग सांपों को मांस खाते हैं, जिसे लिंग हु फेन का। जैसे दोस्तों हांगकांग की फेवरेट डिश है लिंग हु फेन। अगर कभी जा रहे हैं आप हांगकांग तो कहिए भाई लिंग हु फेन थोड़ा सा चेक कराइए। भाई सांपों की फेवरेट डिश है, खाइए, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ है दोस्तों, सांप के कान नहीं होते। सोचिए कितनी आश्चर्य, पर वो दोस्तों बहुत ही जल्दी चैतन्य से सुनता है, लेकिन वो ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकता है। जैसे ही दोस्तों सांप ध्वनि के कंपन को इतनी तीव्र गति से सुनता है दोस्तों
कि उतना तेज कान भी नहीं सुन पाए। तो वो चीज़ होता है दोस्तों, उसके अंदर क्वालिटी होती है। कान कभी नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, वो ध्वनि के कंपन को सुनता है। सोचिए क्या बात है। सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकलने ध्वनि की कंपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, सर क्या बता रहे हैं, सांप के कान नहीं होता, रही इतना तेज सुनता है। तो वो सिर्फ ध्वनि के कंपन से ही सुनता है। सपेरा बीन बजाता है तो उसके ही कंपन से वो जान जाता है। दोस्तों ये चीज़ होती है, सांप के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ये आपका दोस्तों RO का समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स डेली वीडियो क्लासेस चैप्टर बाय टेस्ट ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, ये महाप्राणी एक ठो आपको दिख रहा है, ये भी बहुत विचित्र प्राणी है जो भालू की तरह आपको लग रहा होगा। कुछ बच्चे देखते ही जान गए होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा इस महान प्राणी के बारे में। इस महान प्राणी का नाम है स्लॉथ। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? स्लॉथ कहते हैं। बहुत ही महान प्राणी है दोस्तों। इसके बारे में आप सोचेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ये जीवन व्यापित कैसे कहता है। सबसे आलसी, सबसे सुस्त प्राणी अगर आपसे पूछा जाए तो इन्हीं महानुभाव को पदवी मिली है। क्या? स्लॉथ महानुभाव को। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। स्लॉथ तो सप्ताह में 1 दिन शौच के लिए जाता है। सोचिए 7 दिन में 1 दिन व्यक्ति शौच के लिए जाता है, बस बाकी दिन खा के सोता रहता है। क्या बात है, क्या जीवन है स्लॉथ भाई का। स्लॉथ एक अच्छा तैराक भी माना जाता है दोस्तों। तैरता बहुत अच्छा है महानुभाव। पता नहीं कितना नहाते होंगे ये स्लॉथ भाई। जब हफ्ते में 1 बार जाते हैं शौच, नहाते पता नहीं कितनी बार होंगे। अधिकांश स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। और स्लॉथ पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती में 17 घंटे सोते हैं। सोचिए दोस्तों, 24 घंटे में 17 घंटे सोता है, बस 7 घंटे जगता है। क्या बात है, महान आत्मा है, महान। यानी कुंभकर्ण की भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या? स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। कुंभकर्ण का नहीं रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, वो तो कई वर्षों तक सोता रहता था। ये तो मान लीजिए 17 ही घंटे सोते हैं। हाँ ठीक है, वो मजाक में कह दिया दोस्तों। स्लॉथ की औसत आयु लगभग कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। कितनी मानेंगे? 14 ईयर्स। स्लॉथ सिर्फ 40 वर्ष जीता है। सोचिए 40 वर्ष मस्ती में, बस सोने में ही गुजार देता है महानुभाव। जब 17 घंटा सो रहा है तो उसी में। और दोस्तों वो क्या होता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की क्या खाता है? पत्तियां खाता है। पेड़ों पर लटका रहेगा, पत्तियां खाता रहेगा, सोता रहेगा। और स्लॉथ अपने जीवन काल में लगभग 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। सोचिए केवल 7 से 8 पेड़ों में उसका पूरा निवास हो जाता है, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष का जीवन सिर्फ 7-8 पेड़ों पे। क्या बात है, बहुत ही महान आत्मा है स्लॉथ आपसे दोस्तों। इसीलिए एक बार 2 क्वेश्चन इस महान आत्मा से जरूर पूछा जाता है। ये दोस्तों आपका दिख रहा है एक महान आत्मा, ये आपके शहतूत का कीड़ा होता है दोस्तों, रेशम का कीड़ा। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। ये शहतूत की पत्तियों पे पाए जाते हैं। आइए, रेशम के कीट दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि रेशम कीट के पालन के को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रेशम के कीड़े दोस्तों शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। किसके? शहतूत के दोस्तों, क्योंकि शहतूत का पत्ता बहुत मुलायम होता है, वहाँ बच्चे ये रहते हैं और उसका दोस्तों क्या करते हैं, उसको खाते रहते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं। बहुत ही यानी कि अच्छा होता है। और भारत में सर्वाधिक रेशम का कीट का पालन जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश एवं असम राज्य में किया जाता है। तो रेशम कीट का पालन दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ? फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और कहाँ? असम राज्य। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है दोस्तों। वहाँ पे रेशम के आपको कीड़ों का ज़्यादा पालन किया जाता है। जैसे रेशम वहाँ भी अधिक पाए जाते हैं। और नर रेशम कीट अपना मादा को कई किलोमीटर दूर रखकर भी उसकी गंध से उसको पहचान लेता है। तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूँगा। हाँ, सनी देओल हो गए हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये क्या है, बहुत दूरी तक अपने यानी किलोमीटर तक उसको गंध से पहचान लेते हैं। रेशम के कीड़ा नर जो है मादा को पहचान लेता है दोस्तों, खुशबू से पहचान लेता है। क्या बात है, क्या प्रेम है। नोट, रेशमी साड़ी पच्चमढ़ी एवं कलमकरी आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। जो आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये आपकी साड़ी है पोचमपल्ली एवं कलमकरी, ये दोस्तों रेशम से ही बनाई जाती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये स्लॉथ भेड़ हैं दोस्तों। ये आपकी पश्मीना भेड़ें हैं दोस्तों। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ही आवश्यक है इनके बारे में भी जानना। देख रहे हैं आप कैसी लग रही हैं, ये तो भालू के समान लग रही हैं, पर दोस्तों इनके जो ये बाल हैं, हेयर्स हैं,
इन्हीं से एक बहुत ही प्रसिद्ध शाल बनाई जाती है जिसे कहते हैं पश्मीना शाल। और इस पश्मीना शाल से हमारे सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया था आइए जानते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों ये है कि पश्मीना बकरी की लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। कहाँ पाला जाता है? लद्दाख में दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में पाला जाता है। और पश्मीना बकरी को चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। दोस्तों पूछा जा सकता है कि पश्मीना बकरी को कौन सी जनजाति के पालते हैं? तो चांगपा। कौन? चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से रखते हैं। पश्मीना बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है दोस्तों, यानी कि 5000 मीटर की ऊंचाई। देखिए सोचिए इतनी ऊंचाई पर रहती है दोस्तों, तभी तो भालू की तरह रहती है। पश्मीना बकरी 10 डिग्री तापमान पर भी रहकर जीवन यापन करती है दोस्तों, ठंडे प्रदेश में रहती है। 10 डिग्री से भी सेल्सियस कम तापमान है, वहाँ पे रह रही है आराम से दोस्तों। यहाँ पे तो हो जाए तो बहुत ठंडक बढ़ जाती है। पश्मीना बकरी के बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतले होते हैं। सोचिए कितना पतले होते होंगे दोस्तों, तो उसकी साल इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि 6 गुना दोस्तों इसके बाल क्या होते हैं? पतले होते हैं मनुष्य से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पश्मीना बकरी के साल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज़्यादा गर्म। दोस्तों जितने पतले बाल, उन्हीं बालों से जब स्वेटर और साल बनाई जाती है तो वो भी 6 गुना गर्म होते हैं दोस्तों। बहुत ही दोस्तों इन सालों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी समय लगता है। पश्मीना साल या स्वेटर बनाने में 250 घंटे लगते हैं। सोचिए 250 घंटे लगते हैं दोस्तों, सोचिए कितना यानी वो है। और पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे लेखा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्मीना बकरी को जहाँ पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे कहते हैं लेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? लेखा कहा जाता है। चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेवो कहा जाता है। किस जनजाति के लोग पालते थे पश्मीना भेड़? जब दोस्तों चांगपा जनजाति के, किसके? चांगपा जनजाति के। और जहाँ ये निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? रेवो कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं इनका भाई हनी बर्ड, अपनी यानी कि मधुमक्खी जी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भर भर मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मेरे बच्चों आप बताइएगा क्या? एपी कल्चर कहा जाता है। सर सर्वाधिक मधुमक्खी पालन क्या होता है? लीची के पेड़ में, क्योंकि लीची बहुत ही मीठी होती है दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मुलायम। आप सभी ने खाया होगा लीची का आनंद, याद आने लगा होगा। सर मुंह में पानी आ गया, लीची की बात कर दी आपने। बहुत ही उपयुक्त रहता है। और भारत में सर्वाधिक जो मधुमक्खी पालन होती है दोस्तों कहाँ होती है? बिहार में। क्या बात है? बिहार, झारखंड, जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम ज़्यादा दोस्तों सर्वाधिक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मधुमक्खी पालन बिहार में होता है, और झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियां एवं पेड़ पौधे अधिक होते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में तो हजारों प्रकार के फूल होते हैं दोस्तों, उनकी किस्में कई प्रकार की होती है, इसलिए वहाँ पे दोस्तों मधुमक्खियाँ पालन बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि मधुमक्खी आप जानते हैं फूलों के रसों से भी दोस्तों शहद बनाती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, वह कॉलोनी या बस्ती में रहती है। सोचिए मधुमक्खी एक छत्ते में लगभग 12 केजी शहद प्राप्त होता है। एक छत्ते में सोचिए 12 केजी शहद प्राप्त होता है दोस्तों। पूरा ग्रुप बना के ये रहती है पूरा। अगर सीखा जाए कि मधुमक्खी एकता की दोस्तों, अगर एक उदाहरण पूछा जाए कि एकता का सही उदाहरण, जीता जागता उदाहरण दिया जाए तो मधुमक्खी से आप दे सकते हैं दोस्तों। कि मधुमक्खी पूरी अपनी दोस्तों जहाँ भी रहती हैं एक साथ, देखिए हजारों सैकड़ों एक साथ रहती हैं दोस्तों, जो कि संभव नहीं है, पर दोस्तों एकता का सबसे अच्छा उदाहरण मधुमक्खी होती है दोस्तों। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना अक्टूबर से दिसंबर में पाया जाता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर तक कहा जा सकता है। मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है दोस्तों, एक रानी होती है केवल, और कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। राजा की संख्या ज्यादा होती है और कुछ श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियां अपने साथियों का भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती हैं दोस्तों। कोई भी भोजन है, कहीं भी कोई अच्छा फूल है, कहीं अच्छी डिश है, लीची है, नृत्य करके बताती है, अरे यार वहाँ पे अच्छी फेवरेट फूल है, वहाँ पे बहुत अच्छा फूल है, वहाँ अच्छी लीची है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस महान आत्मा के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये इसे डॉल्फिन कहा जाता है। बहुत ही दोस्तों सीधा, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तीव्र माना जाता है ये, और बहुत बुद्धिमान माना जाता है दोस्तों, बहुत सीधा माना जाता है। बेचारा कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, पर लोग इसे बहुत परेशान करते हैं।
क्योंकि सीधे आदमी को लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, टेढ़े को कोई नहीं परेशान करता, शेर को परेशान करने कोई नहीं जाएगा। तो डॉल्फिन के बारे में आइए जानते हैं थोड़ा बहुत। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन माना जाता है? आप डॉल्फिन माना जाता है, आप सभी जानते हैं। डॉल्फिन जलीय स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान जीव माना जाता है। मैंने कहा ना दोस्तों, बहुत बुद्धिमान होता है। आप इसको जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेगा, बहुत बुद्धिमान माना जाता है। मानव द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है आसानी से सीख लेता है, बहुत तीव्र गति से और आसानी से सीख जाता है। भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है। हमारी गंगा मैया में डॉल्फिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसे ला टाइगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन इलाहाबाद से पटना के मध्य में पाए जाते हैं। यानी इलाहाबाद यानी इस समय जो प्रयागराज बन गया है, तो प्रयागराज से पटना के मध्य में दोस्तों ज़्यादा सर्वाधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। और डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती हैं। जब शत्रु हमला करता है तो अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, और जब मित्र से मिलना होता है तो अलग अलग ध्वनि, अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे प्रत्येक जानवर करता है दोस्तों, हर जानवर की अलग अलग ध्वनि होती है। जब उन पर आक्रमण होता है, जब उन्हें दर्द होता है, जब वो रोते हैं, सबकी अलग अलग आवाज़ होती है। जब उनके मित्र मिलते हैं तो अलग आवाज़, जब खुशी होती है तो अलग आवाज़, सबकी ध्वनि अलग अलग होती है। जैसे हमारी होती है दोस्तों, जब हम रोते हैं तो अलग ध्वनि निकलती है, जब हम हंसते हैं तो अलग ध्वनि निकलती है। तो ये दोस्तों सबकी ध्वनि अलग अलग होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों आपका स्टार्ट हो चुका है। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1299 रुपये। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। और कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय हिंद दोस्तों।